हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नोन एज पीरियोडिक टेबल, और इसको हम लोग पीरियोडिसिटी के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अनडाउटेडली ये आपका पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस तैयार करेगा। जैसे हमने बात करी थी कि मोल कॉन्सेप्ट जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का बेस तैयार करता है। तो यहाँ हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में आप कह लीजिए आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ द टर्म पीरियोडिक टेबल, हम सब लोग जानते हैं, हम सबने पीरियोडिक टेबल देखी है बेटा। डेफिनेटली आपके पास अगर कोई केमिस्ट्री की रेफरेंस बुक है या एनसीईआरटी है तो उसमें आपने इस टेबल को बना हुआ देखा होगा। हो सकता है आपने आपके स्टडी रूम में जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ आपने दीवार पे इसे लगा रखा हो। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस टेबल के बारे में सुना है या देखा है। जो टेबल हम आज के टाइम में देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जिसको दैट इज व्हाट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और we say द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्या ऐसा है कि साइंटिस्ट आज सुबह निकला कोई और शाम तक उसने टेबल बना दी? इज इट पॉसिबल? नो। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बात करी थी कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अप्रोच दी और फाइनली जाके हम एक एटम का स्ट्रक्चर हमने एक्सेप्ट किया, उसे हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग टाइम पे अलग अलग अप्रोच थी, और वहाँ से धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। और आज हम लोग जो टेबल देखते हैं दैट इज व्हाट नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये इस टेबल को बनने में आप कह लीजिए बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, और इट विल टेक अराउंड 110 120 ईयर्स। लगभग इतना समय लगा उन्हें, 120 साल के आसपास का। तो पहले हम आज बात करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में कि कौन कौन से महान साइंटिस्ट, केमिस्ट, फिजिसिस्ट यहाँ इन्वॉल्व थे, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, और फिर जो अर्ली डेवलपमेंट है कि पहले किन साइंटिस्ट ने क्या बात रखी, फिर क्या इशू थे, वो बात डिस्कार्ड की गई, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट की अप्रोच, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट की अप्रोच। इस तरह से हम सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे आज हम लोग। टुडेज लेक्चर इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। जेई हो चाहे मेडिकल हो, डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक अच्छा खासा वेटेज रखता है ये चैप्टर, और जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ के कॉन्सेप्ट आपके इस हद तक क्लियर होने चाहिए, बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि ये बेस है प्योरली, आपको उन्हें आगे यूज़ करना आना चाहिए। जब हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड फर्दर सो ऑन। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपको कि इट विल टेक अराउंड मोर देन 100 ईयर्स। तो सबसे पहले जो अप्रोच रखी जिन साइंटिस्ट ने, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। द फर्स्ट अप्रोच वॉज गिवन बाय लेवोजियर। इनके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हमारे, दैट इज डॉबर्नियर या डॉबराइनर भी इन्हें कहते हैं हम लोग। फिर इनके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे आपके जॉन न्यूलैंड। फिर इनके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट की अप्रोच थी वो आपके थे जूलियस लोथर मेयर। फिर इनके बाद द मोस्ट फेमस, द मोस्ट रिनोन, दिमित्री मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव। फिर इनके बाद आपके देखेंगे आप हेनरी मोजले। फिर यहां से हम बात करते हैं, फाइनली हम पहुंचते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। लॉन्ग जो हम आज हमारे बुक्स में है या जिसको हम लोग पढ़ते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये आप कह सकते हैं कि इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन था यहाँ पर। थोड़ा मैं आपको उनका ब्रीफ आइडिया देता हूँ, बिकॉज ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैंने थर्मो में आपको बात रखी थी, मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा जानते हैं साइंटिस्ट के बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हमें चीज़ें मेमोराइज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का अप्रोच बहुत डिफरेंट है। वहाँ हमने कॉन्सेप्ट सीखा, देन वी हैव टू अप्लाई इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। यहाँ आपको चीज़ें सीखनी है, कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज भी करनी है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेवोजियर ने जो बात रखी 1789 1789 में अपनी बात रखी थी, और इन्हें हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और इनके बारे में अगर बात करूं, आपने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन्होंने ही दिया था वो। और थोड़ा इनके मैं लाइफ साइकिल के बारे में बताऊं आपको, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में
फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनको एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूट मतलब कि इनका कत्ल जिसे हम लोग कहते हैं, प्रॉपर वर्ड। एक मशीन होती है, आपने सुना होगा, माइट बी इट इज गिलोटाइन। आपने किसी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक इंसान को एक इस तरह के उसमें उसका सिर फंसा देते हैं, फिर ऊपर से मशीन आती है, उसका सिर कट जाता है। वो मशीन कौन सी है? गिलोटाइन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका एग्जीक्यूशन किया गया था। आई होप अंडरस्टैंड। तो 1789 में इन्होंने अपनी बात रखी सबसे पहले, और इन्होंने बात रखी थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, कि एलिमेंट को क्लासिफाई किया मेटल्स नॉन मेटल्स में, कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मेटल की जो प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, वो उनकी प्रॉपर्टी। तो द बेसिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द लेवोजियर इन द ईयर 1789। फिर उनके बाद डॉब राइनर आए, इन्होंने रिलेशनशिप बिठाया, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स। और इन्होंने जब भी बात रखी इन द ईयर 1817 के अराउंड या 1815 के अराउंड इन्होंने बात रखी, और इन्होंने कुछ ट्राइड्स बनाए, उनको पढ़ेंगे आगे हम लोग। बेसिकली इन्होंने एलिमेंट में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। देन द जॉन न्यूलैंड, ये अपनी बात रखते हैं इन द ईयर 1865 में, और इन्होंने बेसिकली अगर आप कहें तो म्यूजिकल नोट की हेल्प ली, सारे गामा पादा निसा, म्यूजिकल नोट से इन्होंने कुछ अपनी बात रखी। और यहाँ भी इन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। आगे हम देखेंगे क्या है वो चीज़। देन फर्दर इन द सेम ईयर 1865 में ही जूलियस लूथर मेयर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक कर्व प्लॉट किया एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम में, और इन्होंने फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपनी रखी, वो डिस्कस करेंगे। देन द नेक्स्ट डिमित्री मेंडलीव इन द ईयर 1869, इनके लगभग 4 साल बाद, जो हम कहते हैं ना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो इन्हीं का नाम था। इन्होंने अपनी बात रखी, और पहली बार इन्होंने एलिमेंट्स को प्रॉपरली क्लासिफाई किया इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। तो ये आप कह सकते हैं यहाँ, और इनके टाइम में अराउंड 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। तो आज हमारी टेबल में हम जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अराउंड 118 के अराउंड एलिमेंट्स हैं। अलग अलग बुक्स अलग अलग बात रखती, मैं जनरलाइज बात रख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए, तो नो, विद द टाइम। और फाइनली जब इनकी जब बात आई थी, इन्होंने जब अपनी थ्योरी रखी थी, या व्हाट वी से, जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इन्होंने जो बताया था इन द ईयर 1869, तब इन्होंने इन 63 एलिमेंट्स को ग्रुप्स में, पीरियड्स में अरेंज किया था। तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें, ये जो शुरुआती दौर है 1865 तक का, यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कवरी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था एलिमेंट्स का। बिकॉज अगर मैं कहूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल, इट इज सिंपली व्हाट, इट इज द टेबुलर वे to study elements in a more systematic manner. It is what? Periodic table is what? A tabular way to study elements in a more systematic manner as they discovered. ठीक है? तो डिमित्री मेंडलीव ने अपनी बात रखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनको पीरियोडिक टेबल का आइडिया जो आया था, वो आया था सपने में। ऐसा इन्होंने अपनी, जो कुछ जर्नल्स उस समय छपे थे, अपनी बात उन्होंने कही थी। इसके बाद हेनरी मोजले, द रिवोल्यूशनरी, एंड इन द ईयर 1913 हेनरी मोजले ने पहली बार पीरियोडिसिटी की बात करी, कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, वो आपके डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। तो अगर आप जो आज की टेबल देखेंगे आप, तो उसमें एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, एटॉमिक मास भी है, बट जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर है। तो वो बात यहाँ इन्होंने रखी। यहाँ से रेवोल्यूशन आया, यहाँ से मेनली रेवोल्यूशन आया, और हेनरी मोजले इन द ईयर 1913। ठीक है? इन्होंने बेसिकली क्या करा, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने, आप कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स किए गए उस समय, हम आगे बात करेंगे उनकी। और वहाँ फिर इन्होंने पहली बार कहा, यहाँ तक जो बातें हो रही, सब जो बातें हो रही है एटॉमिक मास के हिसाब से, यहाँ बात आती है एटॉमिक नंबर की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में सुनना, ये जो मैंने ऊपर जो नाम लिखे हैं, लेवोजियर, डॉबराइनर, जॉन न्यूलैंड, लूथर मेयर, मेंडलीव, दे ऑल आर द केमिस्ट
He is the only physicist. He is the only physicist. Or at the age of 27 only, at age of 27 only, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े थे और वहां इनकी डेथ हो गई जस्ट एट द एज ऑफ 27 ओनली। उस समय तक इन्होंने बहुत सारे काम कर दिए थे अपने जीवन में, बट इनको भी रिकॉग्निशन जो है बहुत लेट जाके मिला। बट अगर ये जिंदा होते, मान लो 27 की एज में अगर नहीं जाते, जब ब्रिटिश आर्मी से लड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, 27 की एज में नहीं जाते, तो शायद आज बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होता इन द फील्ड ऑफ व्हाट वी से atomic structure, in the field of what we can say periodic table and all. इतने कैपेबल साइंटिस्ट थे। जैसे हम बात करते हैं ना, आपने सुना हो टेस्ला, जो टेस्ला साइंटिस्ट थे, वन ऑफ माय फेवरेट। खैर उनका जीवन बहुत लंबा रहा, अराउंड 80 ईयर तक वो जिंदा रहे। उन्होंने बहुत, ही वॉज द ग्रेट इन्वेंटर। ये सब साइंटिस्ट हैं, ही वॉज द ग्रेट इन्वेंटर जिन्होंने एसी मोटर, इंडक्शन मोटर, टेस्ला कॉइल, बहुत सारी बातें रखी अपनी। कभी आपको मौका मिले बेटा, इफ यू, जैसे मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इन चीज़ों को पढ़ने में, अबाउट द बायोग्राफीज एंड ऑल, इवन द एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो आई एम रीडिंग अ लॉट। अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाऊंगा यूट्यूब पे। सो आई एम जस्ट सेइंग कि कई मौका मिले जीवन में आपको तो ना, मोजले एंड व्हाट वी से टेस्ला, ये जो रिनोन साइंटिस्ट थे, कुछ इंडियन साइंटिस्ट भी कभी उनकी बात करेंगे हम लोग। क्योंकि ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, आप सॉरी बायोग्राफी पढ़ना इनकी, आप, आई डोंट नो ऑटोबायोग्राफी अवेलेबल है या नहीं, आपको काफ़ी कुछ इनकी लाइफ को देखकर सीखने का मौका मिलेगा। सो हेनरी मोजले, तो लोथर मेयर ने जो बात रखी उसका बेस बना के मेंडली में अपनी बात रखी। फिर हेनरी मोजले ने बात क्लियर कर दी कि नहीं, एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर या जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो प्योरली एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल पार्टिकल। और फिर इन्हीं के काम को बाद में कुछ साइंटिस्ट, बोहरबरी, वर्नर, ऐसे लोगों ने, वांग, इन लोगों ने यूज करते हुए, इन्हीं के काम को यूज करते हुए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डिजाइन करी। बट द मेन कंट्रीब्यूशन किनका था? हेनरी मोजले, एंड ही वाज अ फिजिसिस्ट। रेस्ट ऑल वर व्हाट, दे आर द केमिस्ट। तो आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अब हम लोग वन बाय वन इनकी बात करते हैं कि लेवोजियर ने क्या बात रखी, डॉबरेनर ने क्या बात रखी। थोड़ा उसको उतारिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, प्लीज फटाफट। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट, वैसे अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको लेवोजियर नहीं मिलेंगे, जनरली डायरेक्टली डॉबरेनर के वहीं से बात स्टार्ट हो जाती है। फिर भी देखिए, सो ही क्लासिफाई द एलिमेंट्स। जो क्लासिफिकेशन था इन्होंने किया, अब बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन था उस समय के हिसाब से देखा जाए तो। एक मेटल्स में क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, और नॉन मेटल्स में। बहुत अर्ली अप्रोच थी है, और वी नो लाइक दैट कि वो सोडियम की बात करें, मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ऐसी बातें उन्होंने बोली। और वही नॉन मेटल की हम लोग बात करें, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये बात बेसिक क्लासिफिकेशन था किनका? लेवोजियर का। सेकंड वन जहां से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा, दैट इज डॉबराइनर ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब कि ही फॉर्म ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, ही फॉर्म्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। और इन्होंने क्या बात रखी? इन्होंने ये बात रखी कि 3 एलिमेंट से ग्रुप बनाए। उन्होंने कहा था कि जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो है बाकी के 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज है। what he told, he formed group of 3 elements known as triads, and told that atomic mass of center element in triad is average of
2 एलिमेंट्स और वी सेड 2 आउटर एलिमेंट्स। जो भी आउटर एलिमेंट है, जो बाहर के 2 एलिमेंट्स हैं, उनका जो आप कह लीजिए कि एवरेज निकला है। कैसे? देखो, मैं उस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लुक एट दिस। तो ट्राइड्स तो आप समझ गए कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है, जैसे कि इन्होंने कहा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ट्राइड बनाया। और तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 आपका, सोडियम का आपका 23, पोटेशियम का आपका 39। तो ये आपका सेंटर वाला एलिमेंट है, ये सुनो। तो बाकी के 2 एलिमेंट का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ एटॉमिक मास का, दैट इज पोटेशियम 39 एंड 7 ऑफ व्हाट, लिथियम, आप इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 23। तो इन्होंने ये बात रखी कि उन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने ट्राइड्स बनाए और जहां पर जो आपका सेंटर एलिमेंट है वो बाकी के 2 एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसके एवरेज की बात करता है। जैसे कि हम और बात करें, अब यहाँ बेरिलियम की बात, मैग्नीशियम 24, कैल्शियम 40 और ये आपका 9। सिमिलरली जो सेंटर वाला है, अगर इसके एटॉमिक मास की बात करें 24 कैसे आता, तो उन्होंने क्या कहा था, एवरेज निकाल लो अब साइड के 2 एलिमेंट्स का, तो 40 + 9 by 2 एंड इज नियरली 24.5। ऐसी उन्होंने बात करी। ऐसे उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम के लिए कहा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। ये सुनो, तो फर्दर फिर वैसे मान लो, एक बार उतारी नीचे वाले को, मैं एग्जाम्पल और लिखता हूँ, ठीक है? प्लीज जल्दी उतारिए इसको। देखिए, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, जैसे हम एग्जाम्पल और लिखे हैं। सो इट इज, तो इस तरह से उन्होंने कुछ ट्राइड्स बनाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंड इट फ्लोरीन इज व्हाट, इट इज 19 एंड ब्रोमीन इज 80। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं मैं, तो 80 + 19 by 2, दैट इज 19 by 2, इट इज व्हाट, 49.5 आएगा आपका। बट क्लोरीन का जो आता है वो कितना आता है भाई, 35.5। तो यहां पर ये बात आगे क्या हो गई, फेल हो गई। तो उन्होंने क्या करा, कुछ ट्राइड्स बनाए और उन्होंने क्या कहा कि जो सेंटर का एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इज व्हाट द एवरेज ऑफ दीज 2 आउटर एलिमेंट्स। बट यहां जाके उनकी बात फेल हो गई। तो ये बात उनकी जो थी सभी ट्राइड्स पे प्रॉपरली वर्क नहीं करती थी। सो मैनी एलिमेंट्स आर व्हाट, दे डज नॉट फिट इनटू दीज ट्राइड्स। तो हम क्या बोलेंगे, सो मैनी एलिमेंट्स doesn't fit into these triads। तो इसी वजह से जो भी आप कह लीजिए इनका जो अप्रोच था या इनकी जो थ्योरी थी या मॉडल था वो फर्दर कंटिन्यू नहीं हो पाया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं दैट इज जॉन न्यूलैंड, उनकी हम बात करते हैं। एक बार उसको बता रही है फटाफट से प्लीज। So the next one, that is Newland. So third one we say John Newland, that is Newland's law of octave। इन्होंने ये बात रखी, हम देखते हैं क्या, and it is based on musical notes। क्या है इसका मतलब, है ना? Look at this। म्यूजिकल नोट हम लोग जानते हैं, सारे गामा पादा नीसा। तो देखिए, अगर मैं लिखता हूं इस प्रकार से, अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, सेवेंथ के बाद वापस फर्स्ट रिपीट हो रहा है। ये सा वापस आप काउंट करेंगे यहां से, तो सेवेंथ मतलब कि जो 8th नोट है वो वापस सा है, रिपीट हो रहा है। तो यही उनका बेस था। इन्होंने क्या कहा, मैं पहले समझा देता हूँ फिर हम लिखेंगे। इन्होंने बोला कि जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जमाते हैं, मतलब पहली बात क्या कह रहे हैं ये, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन एटॉमिक मास की ही बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, तो जो एट्थ एलिमेंट है, जो आठवां एलिमेंट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर होगी। दैट इज नोन एज द पीरियोडिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी? कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कोई चीज अगर रिपीट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक। दैट इज द पीरियोडिसिटी। तो उन्होंने क्या कहा, जिस प्रकार से म्यूजिकल नोट में आठवां नोट जो है वो वापस आपका फर्स्ट वाला ही है, इस प्रकार से जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करेंगे, तो जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होगी। जैसे कि उन्होंने अरेंजमेंट किया, काउंट कीजिए कितने हो, देखो 3 4 6 7, 7 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट 11 12, कैल्शियम। आप बस चेक करते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, ये तो ये आपका फर्स्ट वन लिथियम, 1 2 3 4 5 6 7, ये एट्थ। तो उन्होंने क्या बोला कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। लिथियम और सोडियम प्रॉपर्टीज क्या होगी आपकी, सेम होगी। हाँ, मैंने कुछ गलत कर दिया बेटा यहाँ पे, आई हैव टू राइट अगेन। दैट इज व्हाट, यहाँ आएगा आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, नॉट इज करेक्ट। और यहाँ से आप काउंट करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ मैग्नीशियम, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इसी प्रकार से यहाँ से काउंट करेंगे तो बोरोन एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। फिर कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन। फिर मान लो मैं काउंट करता हूँ कि मैग्नीशियम से, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट, तो मैग्नीशियम कैल्शियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ये उन्होंने बात रखी कि उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, एंड देन ही टोल्ड दैट on counting from the first, the element that is the eighth in number having a similar property as of the first element, जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वही आपके आठवें की भी होगी। ये उन्होंने अपनी बात रखी। ये सुनो, अब क्या दिक्कतें आई। पहली दिक्कत है, मैं यहाँ ड्रॉबैक्स की अगर यहाँ बात करूं मैं, तो फर्स्ट वन इज व्हाट, applicable for lighter elements only। मतलब कि कैल्शियम तक ही वैलिड था ये, टिल कैल्शियम, दैट इज टिल कैल्शियम ओनली। एक बात तो, दूसरी बात की ड्यूरिंग दैट टाइम inert gas was not discovered, तो इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, और जैसे बाद में इनर्ट गैस डिस्कवर हुई, फिर ये आपका मॉडल या जो आपका ये अप्रोच है ये काम करना बंद कर दिया, या फिर इससे फर्दर यूज में नहीं लिया गया। यस और नो? तो व्हाट ही टोल्ड कि जो हर आठवां एलिमेंट होगा, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। पीरियोडिक मतलब कि पहले और आठवीं प्रॉपर्टी सेम होगी। यस और नो? तो एक बार इसको उतारो, फिर हम एक लाइन लिख लेते हैं फटाफट से, प्लीज write down। he gave idea that periodic properties
of the elements are periodic properties of the elements are related with atomic mass of the element are related with atomic mass of the element, and according to him when when elements are when elements are arranged in when elements are arranged in increasing order of their arranged in increasing order of their atomic mass increasing order of their atomic mass, then eighth element starting from the first will have similar properties will have similar properties of will have similar properties to the first elements like musical notes. ठीक है ठीक है। और ड्रॉबैक क्या है कि भाई तब तक इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इनर्ट गैस बाद में डिस्कवर हुए तो उनके लिए प्रॉपर पोजीशन नहीं थी, और ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक या लाइटर एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल है। क्लियर? दिस इज व्हाट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। हम बात करते थे नेक्स्ट वन, दैट इज लोथर मेयर कर्व। उसको उतार लीजिए फटाफट। देखिए, द नेक्स्ट वन इज लोथर मेयर कर्व। आई थिंक देखिए फोर्थ वन, दैट इज लोथर मेयर कर्व। इन्होंने कर्व प्लॉट किया, जूलियस लूथर मेयर ने। बात करते हैं क्या है, तो पहली बात क्या कर्व प्लॉट किया, प्लॉट कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में कर्व प्लॉट किया, एक बात ये। और दूसरी बात, ये भी एटॉमिक मास पे बेस्ड आप कह सकते हैं अप्रोच है, मॉडल था उनका। तो पहले मैं कर्व की बात करता हूँ, फिर वहां से क्या कंक्लूजन निकलते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है बेटा? तो देखिए, इस तरफ एटॉमिक वॉल्यूम आपका और इस तरफ आपका एटॉमिक मास। तो हम तो कर्व बनाते पहले, फिर हम कंक्लूजन की बात करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन। पहली बात उन्होंने क्या बोली, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सेम पोजीशन ऑन कर्व। अब इसका मतलब क्या है वो हम समझने की कोशिश करते। देखिए बेटा, उन्होंने कहा कि जो सेम तरह के एलिमेंट है वो कर्व पे सेम पोजीशन पे होंगे। अब कर्व पे कौन कौन सी पोजीशन होती है, तो कर्व का आप कह लीजिए ये वाला पार्ट टॉप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। एक कर्व का आपका बॉटम वाला पार्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ। टॉप पार्ट इज व्हाट द क्रेस्ट, बॉटम इज व्हाट द ट्रफ। एक कर्व का नीचे आने वाला हिस्सा डिसेंडिंग पार्ट, और एक कर्व का आपका असेंडिंग पार्ट, ऊपर जाने वाला हिस्सा। तो 4 पार्ट हो गए। तो उन्होंने क्या कहा था कि सेम तरह के एलिमेंट है ना आपको सेम जगह दिखेंगे, सभी तरह के एलिमेंट सेम एलिमेंट्स आपको या तो असेंडिंग पे दिखेंगे, सेम आपके डिसेंडिंग पे दिखेंगे, सेम तरह के आपको सिर्फ टॉप पे दिखेंगे, या सेम तरह के आपको सिर्फ क्रेस्ट पे ही दिखेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये मैंने कहा कि भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये आप देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आपके एल्कली मेटल्स, ये सारे के सारे आपके कहाँ हैं, दे आर ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ द कर्व।
उन्होंने क्या कहा, alkali metal occupy crest part of the curve। सबका नीचे सेम है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो कर्व का असेंडिंग पार्ट है वहां आपको मिलेंगे हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। थर्ड वन इज व्हाट, ascending part of curve occupied by halogens। इस ऊपर सारे क्या कौन कौन है आपके, एल्कली मेटल्स है। असेंडिंग पार्ट पे कौन सारा आपके हेलोजेंस है। डिसेंडिंग पार्ट पे कौन आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे कि डिसेंडिंग पार्ट जो कर्व का नीचे जाने वाला हिस्सा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, calcium, strontium, and so on। So what we say, descending part is occupied by alkaline earth metals, ठीक है। The last point, that is fifth point, we can say bottom, that is trough, is occupied by transition elements and metalloids, transition elements and metalloids। ये इन्होंने बात रखी कि जो निचला हिस्सा है ये है, यहाँ पे कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटलॉइड्स। देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हमने डिस्कस नहीं किए, इसलिए उनको मैं यहाँ नहीं लिख रहा फिलहाल। बस उन्होंने ये 4 पॉइंट कंक्लूड किए कि जो कर्व का टॉप पार्ट है वहाँ एल्कली मेटल्स है, बॉटम पार्ट पे आपके ट्रांजिशन या मेटलॉइड्स हैं, असेंडिंग पार्ट पे आपके हेलोजेंस है, डिसेंडिंग पार्ट पे आपके कौन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये अब ड्रॉबैक क्या है, इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि आप कर्व बना के तो पूरी पीरियोडिक टेबल को स्टडी नहीं कर सकते। आप कितने कर्व बनाओगे, मान लो आज की बात करें, वी हैव अराउंड 115 एलिमेंट्स, लगभग इतने हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, लगभग इतने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो क्या सबके में कर्व बनाना पॉसिबल है, नो। इसलिए इसका ड्रॉबैक ही यही है कि इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है इस मॉडल की या इस अप्रोच की, आप ये कह सकते हैं। यस और नो। हाँ, इन्होंने ये बात रखी कि ये जो सारा है डिस्कशन है ये भी किस पे बेस्ड है, एटॉमिक मास पे बेस्ड है। ये सुनो तो उसको उतारो, फिर उन्होंने जो बात बोली उसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर इसको फटाफट उतारिए एक बार। तो लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कर्व, he concluded, that periodic properties of the elements that periodic properties of the elements are the function of atomic mass, because atomic volume is a physical property, बस ये उन्होंने बात बोली। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसी को बेस बना करके फर्दर मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो तारीफ मैं रब करता हूँ फटाफट इसको प्लीज, है ना। तो देखिए नेक्स्ट वन, अब आप कह सकते हैं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टार्ट होता है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट वन इज I think it is the fifth one, Mendeleev's periodic table। देखिए
First of all, it is also based on atomic weight, based on atomic weight. अब देखो यहाँ पर ना, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्टली पार्ट अपना इंफॉर्मेशन बेस्ड ही है, तो आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा, यहाँ आप लोग काफी चीजें से आपको एज ए इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करनी है। यहाँ क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मेंडलीव ने ऐसा क्यों किया, लूथरन ने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे कोई रीजन नहीं है। तो उसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो इसे एज ए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। देखिए यहाँ पर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया, इट इज मेंडलीव्स periodic law, and it is simply that properties of elements are periodic function of their atomic weight, और ये बात बोली कि जो एलिमेंट है, जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो एक टाइम बाद रिपीट होती है, पीरियोडिक मतलब रिपीटेटिव प्रॉपर्टीज, वो सारी एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर ही डिपेंड करती है। ये आपका मेंडलीव्स का लॉ था। तो अभी आप बात करते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। सो दैट इज व्हाट, इसे हम लोग कह देते हैं कि भाई फीचर्स एंड मेरिट्स, दोनों साथ में लिख रहा हूँ, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन ही है। आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो पहली बात तो कि he arranged elements in increasing order of their atomic weight, पहली बात तो ये एटॉमिक वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया उन्होंने। सेकंड, दैट टाइम या तब तक 63 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, 63 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, एंड आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इनर्ट gases are not discovered, were not discovered that time, were not discovered, उस समय तक इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। ये क्या कह सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस टेबल को इंपॉर्टेंट बनाता है कि यहाँ पहली बार सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन किया गया था एलिमेंट्स का, आप कह सकते हैं कि पीरियड्स एंड ग्रुप्स में। इट इज फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, इट इज फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। जो हम आज टेबल जो पढ़ते हैं हम लोग, जो बुक्स आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में है, जो आपने देखी है, वो आप देखेंगे ग्रुप्स एंड पीरियड्स है। इट इज द फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। कैसे भाई? क्लासिफिकेशन कैसे एलिमेंट्स का? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंड द क्लासिफिकेशन इज व्हाट, सिंपली कि आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रोज एंड वी से वर्टिकल कॉलम्स। पहली बार एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया गया था, एंड दीज हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, सो वर्टिकल कॉलम्स आर व्हाट, द ग्रुप्स। ये क्या थे? आपके ग्रुप्स थे। उस समय कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। इन द ईयर, ये सारी बातें कब हो रही है? ये बातें हो रही है आपकी इन द ईयर 1869 में। उस समय तक 8 ग्रुप थे। बाद में फर्दर वो हम देखते हैं कि जो आज की टेबल है लॉन्ग फॉर्म, वो बढ़ करके 18 हो गए एज पर द मोर द नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड। और हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग बोलते हैं पीरियड्स, और आपके कितने थे? वो 7 पीरियड्स। तो उस समय भी 7 पीरियड्स थे और आज भी 7 पीरियड्स हैं। और ग्रुप्स आपके उस समय 8 थे, जो आज जो मॉडिफाइड टेबल हम लोग पढ़ते हैं उसमें 18 हो चुके हैं। ये सुनो, सो उतारो, फिर कुछ पॉइंट और लिखते हैं हम लोग फटाफट से जल्दी। सो नेक्स्ट वन, फोर्थ में लिख रहा हूँ, चलो उतार हटा देता हूँ। देखो फोर्थ वन,
एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप exhibit similar properties. Exhibit similar properties. तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय जब पहली बार उनको प्रॉपर ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइड किया गया और कहा गया कि जो सेम ग्रुप के हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक सेम है। एंड फर्दर जो आप कह लीजिए जो ग्रुप है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, पहले ग्रुप्स को जब अर्ली डिस्कवरी की बातें हो रही थी उसे अमेरिकन कैस्केड सिस्टम में लिखा जाता था, इस तरह से रोमन्स में। अभी हम लोग देखते हैं टेबल में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ होता है टिल 18 तक। उस समय 8 ग्रुप थे, उनको रोमन्स में लिखा जाता था। दिस इज व्हाट नोन एज अमेरिकन कैस्केड सिस्टम पहले का था। अब आईयूपीएससी ने ऑप्ट कर लिया है, आईयूपीएससी के हिसाब से 1 2 3 4 5 लिखते हैं हम लोग टिल 18 तक। और ये जो शुरुआती जो 7 ग्रुप है इनको फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। और सब ग्रुप ऐसा था कि जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें आपके नॉर्मल एलिमेंट्स थे, और जो आपका सेकंड ग्रुप है यहाँ पर आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। ये उस समय कुछ क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं किए गए थे। ठीक है, हम सब समझेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम लोग सब बात करेंगे व्हाट इज नॉर्मल एलिमेंट, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, सब बताऊंगा आपको मैं। फिलहाल आप इसको एज ए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाओ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, this is the most important. Why? He predict future elements. Future elements. मतलब उन्होंने ये बात प्रेडिक्ट का मतलब है मेरा ये है कि उन्होंने कहा था कि अभी 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं फ्यूचर में और एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होंगे। फ्यूचर में और एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, और उन्होंने अपने टेबल में उन एलिमेंट के लिए वेकेंट स्पेस रखा, उन एलिमेंट के लिए वेकेंट स्पेस रखा और कहा था कि ये एलिमेंट इसके आगे रखा जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी इस एलिमेंट से सिमिलर होगी। व्हाट यू डू, ही he predict the future elements and provide vacant space for those elements। कैसे, देखो वो चीज समझिए, वो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है हमारा। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ ना, और इसके आगे स्पेस छोड़ी उन्होंने। उस समय उनको नहीं पता था कि कौन आएगा एलिमेंट। उन्होंने सिलिकॉन के बाद आने वाले एलिमेंट को उन्होंने कहा कि एका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के बाद वाले के लिए उन्होंने कहा कि खाली स्पेस छोड़ी, और उन्होंने कहा कि एका सिलिकॉन, एका बोरोन, एका मैग्नीज, एका मतलब द नेक्स्ट। और उन्होंने कहा था कि उसकी जो अगला एलिमेंट डिस्कवर होगा वो उसके आगे कहीं आएगा, उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलेगी, उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलेगी, उसकी प्रॉपर्टी बोरोन से, उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीज से। फ्यूचर में वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, कौन कौन से देखिए, जर्मेनियम, एका सिलिकॉन इज व्हाट, जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम इज व्हाट, गैलियम, स्कैंडियम, टेक्टिनियम, टीसीएम। तो ये उन्होंने प्रेडिक्शन किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रही उस समय, बहुत अप्रिशिएट किया गया उन्हें उनके इस काम के लिए कि उन्होंने स्पेस छोड़ा। आगे भी एलिमेंट्स होंगे, उन्होंने फिल किए होंगे, पर उन्होंने यहाँ स्पेस छोड़ा कि आगे एलिमेंट डिस्कवर होगा कि प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलेगी, एल्यूमिनियम से मिलेगी, बोरोन से मिलेगी, और मैंगनीज से मिलेगी। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका बोरोन स्कैंडियम, एका मैंगनीज टेक्टिनियम। अब ऐसे याद कर लीजिए, सीता गीता, अलग,
बीएससी नहीं, एमटेक करो। बीएससी नहीं, एमटेक करो। उन्होंने कहा कि सीता गीता को, उन्होंने कहा, ऐसे याद करेंगे, सीता गीता को कहा कि सीता गीता तुम अलग करो, तुम बीएससी मत करो, तुम एमटेक करो। हाउ? सीता सिलिकन, गीता आपका जर्मेनियम। आप थोड़ा सा गीता को GWT लिख लीजिए, थोड़ा आपके लिए और इजी हो जाएगा। सीता गीता को बोला गया कि कुछ अलग करो, अलग एल्यूमिनियम, और जी से आपका गैलियम, बी बोरोन, एस सी स्कैंडियम, की बीएससी मत करो, मैंगनीज एम, टेक्टिनियम पीसी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसा नो उतारिए, अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, 6th वन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उनका, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी ये। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द, इन्होंने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस करेक्ट किए। 6th वन, करेक्शन ऑफ doubtful atomic masses, doubtful atomic masses। जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ एक्चुअली आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहला तो उन्होंने ऑब्वियसली करेक्शन जो किया बेरिलियम का किया, तो पहले पहले बेरिलियम में 13.5 था, यूजिंग सम टेक्निक्स, यूजिंग सम मेथड्स, जो बाद में आपका बेरिलियम दैट इज 9। ऑब्वियसली इस करेक्शन के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ अप्रोच यूज करी होगी, कुछ ना कुछ मेथड्स यूज किए होंगे उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं मैं। यूरेनियम, बेरिलियम, आयोडीन, गोल्ड, प्लेटिनम, ये एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिनके एटॉमिक मासेस पहले डाउटफुल थे, इन्होंने करेक्ट किए। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान था, आप कह सकते हैं। नाउ अगेन हमें तो याद करना आना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तभी इजी लगती है, तभी इंटरेस्टिंग लगती है, जब आपको चीज़ें याद करने का कोई ना कोई तरीका मिले आपको। तो उसको से याद कर लीजिए, यू ब्यूटीफुल इंसान, यू ब्यूटीफुल, आई से इंसान, where AU is what? The gold, where gold and platinum, PT is what? The platinum। क्या है? You beautiful इंसान, where gold and platinum। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए इस पीरियोडिक टेबल के फीचर्स थे, और साथ ही साथ इसके कुछ आप मेरिट्स भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग डी मेरिट्स पे या ड्रॉबैक वाले पार्ट पे, तो उसको उतारिए फटाफट से, हम उसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए, सो ड्रॉबैक्स कह लीजिए आप, या आप डी मेरिट्स कह लीजिए। फर्स्ट वन इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन जो है उसकी जो प्रॉपर्टी आप एल्कली मेटल से भी सिमिलर है, एज वेल एज आप कह लीजिए हेलोजन से भी सिमिलर है, उसको कोई प्रॉपर जगह नहीं दे पाए, प्रॉपर पोजीशन नहीं दे पाए कि उसे कहाँ रखा जाए। तो ये एक प्रॉब्लम थी, दैट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो उसमें लिख लीजिए आप आगे, राइट ऑन प्लीज, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड, hydrogen resemble the properties of hydrogen resemble the properties of alkali metal as well as halogen, as well as halogen, as well as halogen, so they are not able to decide the position, so they are not able to decide the position, so they are not able to decide the position। ठीक है, सेकंड, no position was given to isotopes, no position was given to isotope, आइसोटोप को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दी गई। और खैर वो तो आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर भी आइसोटोप के लिए कोई फिक्स जगह नहीं है। एंड द थर्ड वन इज व्हाट? एनॉमलस पोजीशन ऑफ
lengthenoids and actinoids, lengthenoids and actinoids. क्या होते हैं lengthenoid actinoid, हम बात करेंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए दे आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ये तो आई थिंक इतना तो आपको पता हुआ कि अगर आप चाहें, अगर 11th के स्टूडेंट भी क्यों ना है आप, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है बेसिकली, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. सो दे आर व्हाट द बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक, दे बिलोंग्स टू व्हाट, एफ ब्लॉक. ठीक है. अब इसके बाद few groups are not, few pairs कर लीजिए, few pairs are not arranged according to their few pairs are not, few pair of elements कर लीजिए, few pair of elements are not arranged according to their increasing atomic masses, increasing atomic masses. ठीक है. कौन कौन से पेयर देखिए, आर्गन पोटेशियम, टेलुरियम आयोडीन, थोरियम पैलेडियम. ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, थोरियम पैलेडियम और कोबाल्ट निकल. कैसे देखो भाई, यहाँ एटॉमिक मास की बात की जाए तो 40 है इसका, इसका 39 है, तो ये उल्टा है. यहाँ आप देखेंगे इसका 127 होता है आयोडीन का, इसका 127.5 के अप्रोक्सीमेट होता है. मतलब कि कहने का मतलब कि आयोडीन का ज़्यादा होना चाहिए आगे है, तो पोटेशियम का ज़्यादा होना चाहिए आगे है. तो ये कुछ पेयर्स थे जो प्रॉपर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस अरेंज नहीं थे. तुमको याद कैसे करें, आप ऐसे याद कर लीजिए. बस उतारो, मैं लिखता हूँ फिर. चलो मैं ऊपर ले देता हूँ ना बस थोड़ा, चलो मैं थोड़ा सा ऊंचा करता हूँ, इजी हो जाएगा. आई होप ये हो जाए ऊपर मेरे से. अरे वाह ग्रेट. चलो, सो यू हैव टू लर्न लाइक दिस. दिस इज आमिर खान, आर्गन एंड पोटेशियम. आमिर खान, तेरी इच्छा ठंडा पानी कोक नहीं है. मतलब इस तरह से कुछ कह लीजिए कि आमिर खान तेरी इच्छा है तो पी ले भाई, ठंडा पानी नहीं, ठंडा पानी ही है, कोक नहीं है. आमिर खान तेरी इच्छा, कोई ऐसा कोई आमिर खान का फैन हो तो भाई परेशान मत होना, मैंने ऐसे नाम लिया, आप कुछ और भी लिख सकते हैं. आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी ही है, कोक नहीं है. आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी ही है, कोक नहीं है. थोरियम पैलेडियम कोबाल्ट निकल. तो ये कुछ एनॉमलस पेयर थे जो प्रॉपरली इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज नहीं थे. तो आप इससे एज अ ड्रॉबैक, एज अ डीमेरिट यहाँ कंसिडर कर सकते हैं. ये सुनो, इसके बाद कुछ और पॉइंट लिखता हूँ. देखो मैं, पहला पॉइंट ये है कि भाई जैसे कि gold and platinum having similar properties, but still, but they are kept in different groups. Yeah, they are kept in different groups. मतलब ये बात है कि भाई जब ग्रुप्स में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हुआ तो हम जानते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम की काफी प्रॉपर्टीज सेम है, बट फिर भी उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया.
अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया। सो तारो फिर कुछ एक पॉइंट और लिखता हूँ प्लीज फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से कॉपर, गोल्ड और एजी सिल्वर, ये है ना, दीज आर व्हाट द कॉइन एज एलिमेंट्स, दीज आर द कॉइन एज एलिमेंट्स। पता है ना, पहले के टाइम में इन एलिमेंट्स के ही कॉइन्स चला करते थे, इन्हें हम लोग कॉइन एज एलिमेंट बोलते हैं। आर केप्ट विथ सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये तो कॉइनेज एलिमेंट्स हैं, ये आपके अल्कली मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी में रात दिन का फर्क है, बट फिर भी इनको सेम ग्रुप में रखा गया था। मतलब आप कह लीजिए इन एलिमेंट्स को सोडियम पोटेशियम के साथ ग्रुप में रखा गया। और वहीं गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज काफी सेम है, बट फिर भी इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइक एलिमेंट्स आर वर kept in different groups, तो ये कुछ आप कह लीजिए कि भाई डीमेरिट्स और ड्रॉबैक थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। और मैंने बताया कि मेंडलीव को टेबल बनाने का जो आइडिया आया वो सपने में आया, ऑब्वियसली ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स से हमें ध्यान रखने होंगे, थोड़ा कम देखें आप बचने। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, द आइसोटोप को फिक्स पोजीशन नहीं दी गई थी, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, उसकी प्रॉपर्टी हेलोजन से मैच करती थी और उसकी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से मैच करती थी, तो उसे पोजीशन नहीं मिली। इसके अलावा लेंथेनॉइड्स एक्टेनॉइड्स जो है, इनकी पोजीशन भी कोई फिक्स नहीं थी उस समय तक। इसके अलावा ये जो कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट है, ये अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से जमाए नहीं गए थे। और लास्ट में ये जो सिमिलर एलिमेंट्स थे बट फिर भी वो अलग ग्रुप में थे, या कुछ एलिमेंट सिमिलर नहीं थे उनको सेम ग्रुप में रखा गया। तो ये कुछ आप कह लीजिए उस समय ड्रॉबैक्स थे, डीमेरिट्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, दैट इज द बिल्डिंग ऑफ व्हाट वी से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज मोजलेस लॉ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कुछ समझ में आया हो बट आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू सो मच।